चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पावरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखवा सगला दर्शकों को घणो घणो स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, आप सगला जानो के हर बार आप कार्यक्रम का माए कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हुआ। आज भी आप एक नए विषय पर चर्चा करांगा, लेकिन बात करा जल की, तो जल ही जीवन है, खाली कहने की बात नहीं है, क्योंकि आप सगला जाना का आपने जीवा खातर भी जल चाहिए, आपने पीवा खातर जल चाहिए, अपना जगह छोटा मोटा दैनिक कार्य की भी आप बात करा तो वह भी जल के बिना आप को नहीं कर सका। और पानी की बात है जब तक तो देखो जीव है जगह, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जानवर हो, और खेती बाड़ी की भी आप बात करा तो भी में भी आपने पानी की जरूरत पड़े है। और पेयजल की स्थिति आप देखा हाँ, अगर आप देश की बात करा तो भी, और अगर राजस्थान राज्य की बात करा तो भी कमाए भी एक संकट की बात आप कह सका हाँ। तो इस संकट से उबरवा खातर सरकार का ही प्रयास कर रही है, कई अभियान लेकर आई है, भी आज आप चर्चा करांगा। और आज अपनो विषय है जल संचय जन भागीदारी अभियान। तो ये अभियान में कई खास है कि तरीके से जल स्तर जो बहुत गिर रहा है नीचे भी ने उठावा खातर कई प्रयास हो रहा है, और जन भागीदारी किया भी में काम आ रही है, इस सब पर आप चर्चा करांगा। और ये विषय पर जानकारी देवा के लिए आपने साथ पधारा है डॉक्टर राकेश कुशवाहा जी। आप क्षेत्रीय निदेशक हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान। आपको बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। और साथ ही पधारा है डॉक्टर विनय भारद्वाज जी। आप अधीक्षण हैं भूजल वैज्ञानिक, नोडल ऑफिसर है भूजल विभाग का। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी डॉक्टर विनय जी। तो सबसे पहला तो जी अभियान है जी को नाम है जल संचय जन भागीदारी, तो वो अभियान कहीं है, कदू शुरू होयो और उद्देश्य कहीं हो वो आप जानांगा डॉक्टर राकेश जी। जी राकेश। देखिए मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जल संचय जन भागीदारी जो कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और यह जो है शुरू हुआ था 6 सितंबर सन 2024 में जल शक्ति अभियान के कैच द रेन प्रोग्राम के तहत में, और सूरत से ये शुरू हुआ था। माननीय हमारे जो कैबिनेट मंत्री श्री सी आर पाटिल साहब ने इसका शुभारंभ किया था। और इस प्रोग्राम का जल संचय जन भागीदारी का जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे इसका नाम अपने आप में ही ये चीज़ बताता है कि जल संचय और जन भागीदारी, मतलब वाटर कंजर्वेशन को एक पब्लिक मूवमेंट में, एक जन आंदोलन में इसको बदला जाना, इसका एक मुख्य उद्देश्य रखा गया था। और इसमें ये चीज़ सुनिश्चित की जा रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो मास जो कम्युनिटी है उसका पार्टिसिपेशन हो, और लो कॉस्ट मतलब कम कीमत के जो भी वर्षा जल संरक्षण के उपाय हैं, जैसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट इत्यादि का इसके अंदर करके भूजल स्थिति में सुधार करना। और साथ ही साथ में सबसे जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जन सहभागिता को इस तरीके से सेंसिटाइज करना कि वो अपनी एक खुद की इच्छा के साथ में इस जो आंदोलन को एक लेवे, जो कि काफ़ी एक समस्या है इसके बारे में। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था इसमें। तो पानी ने बचावा के लिए एक आंदोलन को रूप इन देने की अपन कोशिश करेगी, क्योंकि बिल्कुल पानी तो सब नहीं चाहे और सब लोगों के भले के लिए वो काम हो रहे, तो अगर सगला मिलकर ही न करेगा तो आप इन्हें आंदोलन को रूप भी दे सकांगा और इन्हें सफल भी बना सकांगा। वो प्रयास ये अभियान को है। तो एक साथ ही अगर आप, क्योंकि आप राजस्थान में रहे, वहाँ राजस्थान का आप रहनिया हाँ, तो वो जानना चाहूँगा कि आपने राजस्थान की कहाँ स्थिति है, क्योंकि देश में देखो अलग अलग जगह है। कठा तो पेयजल की अभी है, जो भूमि स्तर है तो जल स्तर तो नीचे को नहीं गिरे, लेकिन कठा कठा है कि बहुत ज़्यादा जल स्तर नीचे गिरे। तो आपने राजस्थान की अगर बात करा तो एक परिप्रेक्ष्य में देखा तो कहीं अभी भूजल स्थिति है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मनीषा जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल से देश का सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल। तो अगर हम इसको देश की तुलना करें तो लगभग 11% भूभाग हमारे राज्य में आता है, और लगभग 5.5% आबादी देश की हमारे राज्य में निवास करती है। लेकिन जल संसाधनों को अगर हम देखें देश की तुलना में तो लगभग 2.5-3% जल संसाधन यहाँ उपलब्ध है। तो इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान जैसे राज्य में जल संसाधनों का कितनी कमी है। इसी के साथ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो वर्ष भर बहने वाली नदियाँ केवल चंबल और माही हैं, बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो बरसाती है। तो इसका मतलब हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए और घरेलू उपयोग के लिए भूजल पर निर्भरता हमारी बहुत अत्यधिक है। तो इसके चलते भूजल दोहन अत्यधिक हो रहा है और भूजल स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ भूजल स्तर के साथ साथ भूजल की गुणवत्ता
इस पर भी थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जी साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन एक ज्वलंत मुद्दा है। तो आप देखेंगे कि जो पहले चौमासा होता था तो वो आज उसके जो नंबर ऑफ रेनी डेज हैं, बरसात के दिन पहले 4 महीने होते थे, अब वो 30 से 35 दिन सिमट के रह गए। बिल्कुल साथ ही जो बरसात का पैटर्न है वो लो एंड इरेटिक है, मतलब कहीं बरसात हो रही किसी भाग में, दूसरी भाग में बरसात नहीं हो रही। बरसात आज आधा घंटे बहुत तेजी से हो गई 50 मिलीमीटर, फिर 3 दिन बरसात नहीं हो रही। तो बरसात के दिनों में, बरसात के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जी और साथ साथ देखेंगे आपके यहाँ का जो वातावरण है वो शुष्क और अर्धशुष्क श्रेणी में है। जी तो इसके चलते राज्य में तापमान गर्मियों में 45 से 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। बिल्कुल तो वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक है। तो कुछ हमारा प्राकृतिक रूप से स्थिति इस प्रकार की है, दूसरा अत्यधिक निर्भरता भूजल संसाधनों में है। तो इसके चलते अभी जो हम प्रतिवर्ष केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के साथ मिलके भूजल संसाधनों का जिलेवार आकलन करते हैं। तो अभी नवीनतम केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के साथ में हमने 2025 में अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसके अनुसार राजस्थान राज्य का लगभग 72% भूभाग अति दोहित श्रेणी के अंतर्गत आता है। 72%। हाँ, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य में भूजल की कितनी कमी है और किस प्रकार से इस समस्या से आगे आने वाले समय में हमको निकलना है, सामना करना है, देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जी आप बताए विनय जी के भी 72% अभी ऐसा क्षेत्र है कि बिल्कुल जल स्तर है जो को बहुत नीचे जा चुके हैं। तो बिल्कुल आंदोलन को रूप तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जीणो है और पेयजल की व्यवस्था आपने राखनी है तो बिल्कुल वो आंदोलन तो अपन आगे लेके जन सहभागिता से अपन आगे लेके जानो ही पड़ेगा। और अगर ये अभियान के आप आगे लाभ देखा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अभियान शुरू कर रहे हैं तो आप आगे की सोच के चला, तो आगे आपने कई लाभ नजर आ रहा है कि अगर वो अभियान चालेगा तो अपन वो लाभ लोगों ने मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ा सा JSJB के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब JSJB 1 शुरू हुआ था, जब 6 सितंबर 2024 में, तब इसमें पूरे भारत में जो इसमें लक्ष्य रखा गया था करीब 1 करोड़ इस तरह के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को पुनर्जीवित करना और डिफरेंट तरह के जो भी वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, रूफटॉप है, रिचार्ज पिट है, रिचार्ज शाफ्ट, इनको बनाना। और भारत सरकार ने इस चीज़ों को सुनिश्चित किया है कि वो 1 करोड़ का जो टारगेट वो हमने पूरा किया है। ये बहुत एक काबिल तारीफ बात भी है कि इसमें जो समुदाय की जो एक हमें सहयोग मिला और ख़ास करके सभी स्टेटों के साथ में सहयोग मिला, वो एक काबिल तारीफ बात है कि उसके बदौलत हम लोगों ने इसको पूर्ण किया। और JSJB 2 में जब JSJB 1 चला था, तो JSJB 1 में जब 1 करोड़ की बात थी तो हमारा जो टारगेट राजस्थान के लिए रखा गया था वो करीब 1 लाख स्ट्रक्चर का रखा गया था। और उस 1 लाख के मुकाबले हम लोगों ने करीब करीब 3 लाख स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसको वेरीफाई किया गया था। और अब जो JSJB 2 चालू होने वाला है, इसके अंदर जो भारत सरकार का लक्ष्य है पूरे इंडिया में, भारत में, वो करीब 2 करोड़ का रखा गया है। और उसमें जो राजस्थान का लक्ष्य जो है वो करीब 3 लाख स्ट्रक्चर्स को वेरीफाई करके और उसको ज़मीनी स्तर पे उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इनके जो, अगर आप कहें कि इनके क्या परिणाम मिल रहे हैं, इनसे क्या लाभ हो रहे हैं, तो ये आप देखेंगे कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं देख भी रहा था और इसका जो परिणाम भी निकला हुआ है, जैसे डूंगरपुर मॉडल एक बना है। डूंगरपुर ज़िले में जो काम हुए, चाहे वो एनीकट के काम हुए, चाहे चेक डैम्स के काम हुए, इन सब कामों से, और या आप देखेंगे जो छोटे छोटे तालाब हैं, इनका जो पॉन्ड्स होते हैं, इनका रिजुवेनेशन कराना, इस तरह के जो कार्य हुए, उनसे उस डूंगरपुर ज़िले का जो भूजल स्तर है वो करीब करीब 1 से 2 मीटर वृद्धि की है। आसपास के सारे जो कुएँ थे वो लबालब हो गए, किसानों की जो आमदनी थी वो बढ़ गई, जहाँ किसान सिर्फ एक फसल ले रहे थे वो सब्जियां भी उगा रहे हैं। तो इस तरीके से उसमें जो खुशहाली आई, तो ये अपने आप में एक परिलक्षित करता है कि किस तरीके से समुदाय भी सामने आ रहा है और भारत सरकार और राज्य सरकार आपस में सहयोग करके उस एक मॉडल को, जो कि जन आंदोलन का रूप ले लिया है, मैं कहूँगा कि आगे बढ़ रहा है। तो ये उसके जो मुख्य जो लाभ हैं। इसी तरीके से मैं अगर आपको बात करूं कि अगर प्रभावी जो मॉनिटरिंग की बात करें अगर हम इसमें की, तो उसको भी हम लोग प्रभावी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। JSJB में हमारी जो एक पूरी सेंट्रल में जो टीम्स बनी हुई, उसके साथ साथ में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स भी बना रखे हैं और सेंट्रल लेवल पे CNOs भी बने हुए हैं। तो इनके साथ में आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ साथ में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स को पूरी उनको टेक्निकल गाइडेंस और जो भी दिशा निर्देश और जो भी मार्गदर्शन होता है, किस तरीके से किस स्ट्रक्चर्स में जो इफ़ेक्टिव तरीके हैं उनको बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें, एक प्रभावी मॉनिटरिंग भी हो रही है और प्रभावी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है सब स्ट्रक्चर्स को बनाने। केंद्र सरकार काम कर रही है ये अभियान के तहत और लोग भी भागीदारी कर रहा है। तो पहले सरकार की भूमिका समझा कि सरकार की तरीकों के अंदर काम कर रही है, अभियान से जुड़ा
कुछ ऐसी संरचना है जिया तो की तरीकों काम कर रहे हैं कि तरीके से आप संचय कर सका हाँ पानी को, और जो वर्षा जल बह के जा रहे हैं बिना भी आप रोक कर भी पानी को आप जो है उपयोग कर सका। ठीक है, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जब ये JSJP बना तो इसमें जो सेंट्रल में जैसे हमारा जो NWM डिपार्टमेंट है उसके साथ में मिल के उसका पूरा SOP और इसकी गाइडलाइंस बनी हुई है। उस गाइडलाइंस के तहत में कुछ 12 या 13 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने डिफाइन किया हो कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स के जो काम इनमें होने हैं, जो वाटर हार्वेस्टिंग, चाहे वाइनी कट हो, चाहे रिचार्ज पिट हो, चाहे पर्कुलेशन टैंक हो, चाहे रिजुवनेशन ऑफ पॉन्ड हो, इस तरीके के सभी कामों को एक SOP के माध्यम से, एक गाइडलाइंस के माध्यम से ये बाकायदा राज्य सरकार को बताया भी गया हुआ है कि इन तरीक़ों से। लेकिन इनके साथ साथ में ही जो हमारे CNOs लगे हुए हैं, नोडल ऑफिसर्स जो हमारे भी सेंट्रल से भी लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट, वो ये भी बताते हैं साथ साथ में किस ज़िले में किस तरह की संरचना बननी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान के, अगर मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो राजस्थान के जैसे दक्षिणी ज़िले हैं तो वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है और इलाका भी पथरीला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस वर्षा के जल को सहेजने के लिए छोटे छोटे एनीकट्स या चेक डैम्स बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, या जो वहाँ पे पॉन्ड्स मिले वो बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और लेकिन अगर मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूँ जहाँ पे कि वर्षा भी कम होती है और इलाका भी रेतीला होता है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ऑपरेशन रेट्स भी काफ़ी होती है, तो यहाँ पर हम जो वर्षा का संरक्षण जो है संचयन के माध्यम से करते हैं, मतलब उसको हम कंजर्व करते हैं टांके बना के, जिससे अंदर इकट्ठा करके ज़मीन के नीचे उसको टांका वगैरह बना के इस तरीके से हम उसको करते हैं। तो ये एक इस तरह की, इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो कि ग्रामीण इलाकों में बात, अगर हम इसी तरीके से देखें तो शहरी इलाकों में जो होता है, शहरी इलाकों में हम लोग ने ये चीज़ किया हुआ है कि रूफ टॉप से, यानी कि आपकी जो छतों से इकट्ठा जो पानी हो रहा है उस पानी को इकट्ठा करके एक टैंक में फिल्टर करके डाल के और उसको पानी को रीयूज़ किया जाए। तो ये एक शहरी के हिसाब से ये माध्यम, तो ये इन सब चीज़ों का बिल्कुल। तो आप अभियान की बात है कि सरकार की तरीकों काम कर रही है। आप अपना राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहो तो डॉक्टर विनय जी आप जानागा कि ये अभियान ने सफल बनाने के लिए राजस्थान में एक कोई सहयोगी योजना भी आप चला रहे हैं, कोई और अभियान एक साथ जोड़कर चला रहे हैं? जी मैम, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा साहब, तो जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जल संचय जन अभियान लॉन्च किया सूरत में, तो वहीं एक मीटिंग रखी गई और जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। उसमें यूनियन मिनिस्टर हमारे श्री CR पाटिल साहब भी मौजूद थे। तो जब लोगों की एक भावना आई कि राजस्थान राज्य के लिए हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं और हम अपना कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तब निश्चित रूप से आपको पता है कि पानी की समस्या है, तो आया कि पानी पे ही संरक्षण पे क्यों ना कार्य आगे किया जाए। तब जाकर एक योजना बनी और उसका नाम रखा गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अब इस योजना का नाम जो रखा गया तो वहाँ पर चर्चा के दौरान आया कि प्रवासी राजस्थानी हमारे गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में अपने आजीविका के लिए, रोजगार के लिए, उद्योगों के लिए निवास कर रहे हैं। तो वो उनकी कर्म भूमि है जिस राज्य में वो रह रहे हैं, लेकिन मातृभूमि राजस्थान है। तो वो अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे आना चाह रहे थे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा साहब और यूनियन मिनिस्टर श्री CR पाटिल साहब का ये हुआ कि चलो एक कर्म भूमि से मातृभूमि नाम से एक अभियान राजस्थान में लॉन्च किया जाए। तो और ये अभियान जल संचय जन भागीदारी के ही तहत चल रहा है, लेकिन एक बहुत अभिनव पहल की गई और इस अभियान को 15 जनवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से इसको प्रारंभ किया गया और वहाँ से ये अभियान एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। फिर इस अभियान की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि इस अभियान में तब लक्ष्य रखा गया कि 11,200 हमारे पास ग्राम पंचायतें हैं, 11,200। तो हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 जल संरक्षण या भूजल पुनर्भरण संबंधी संरचनाओं का निर्माण जन सहभागिता से कराया जाए, ये इसमें लक्ष्य रखा गया। तो 45,000 का लक्ष्य आगामी 4 वर्षों के लिए निर्धारित हुआ था। इसके 2025-26 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस अभियान को गति देने के लिए इसको फ्लैगशिप अभियान घोषित किया। साथ ही बजट घोषणा में उन्होंने 5,000 रिचार्ज स्ट्रक्चर और जल संरक्षण संरचनाएं राजस्थान राज्य में बनाने के लिए घोषणा की और लक्ष्य दिया। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर 5,000 की तुलना में लगभग 17,000 से ज़्यादा जल संरक्षण और ये भूजल रिचार्ज संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया गया। वो संरचनाओं का निर्माण में राज्य सरकार का किसी प्रकार का कोई बजट प्रावधान नहीं था, क्योंकि जैसा कि माननीय यशस्वी हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, मुख्यमंत्री महोदय, उनका लक्ष्य था कि राज्य सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन आम जनता और जन सहभागिता का
जल संरक्षण के प्रति व्यवहार परिवर्तन करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि राज्य के गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने के साथ साथ हम उसकी गुणवत्ता में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके। तो इस उद्देश्य से इसको किया गया। तो बजट के नहीं होने के कारण तो इसको बना कौन रहा है संरचना? बिल्कुल। तो इसमें यह हुआ कि जितने भी हमारे प्रवासी राजस्थानी थे, भामाशाएं, क्राउड फंडिंग है और CSR एक्टिविटी, उनके तहत ये सारी संरचनाओं का निर्माण हुआ। बहुत ही बढ़िया आप बात बताई, और इको नाम भी बड़ो ही अलग सा है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। और जो भी बताएगा अपना जगह प्रवासी राजस्थानी है जो गुजरात में रह रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, बिल्कुल कर्म भूमि से शुरू करके और अपनी मातृभूमि तक गया कि आपने बैठे भी अपनो योगदान देनो है। तो बिल्कुल इस तरीके से अपने जन भागीदारी साफ देखने ने मिल रही है। तो इको परिणाम जी लगभग 1 साल इन हो गया पूरा। तो अभी परिणाम की अगर बात करें तो कहीं कहीं अपन राजस्थान में परिणाम का अच्छा है। देखिए, राजस्थान में पिछले विगत कुछ वर्षों से एक तो मानसून हमारे पे मेहरबान रह रहा है, दूसरा साथ साथ एक किसी योजना के कारण सकारात्मक परिणाम हम नहीं कह सकते, क्योंकि जल संचय जन भागीदारी एक अम्ब्रेला है, उसके अंडर जो केंद्र सरकार का अभियान है, राज्य अपनी अपनी अलग अलग और स्कीमें भी चला रही है। तो कुछ जैसे MGSA है और मनरेगा में काम हो रहा है, तो कुछ स्कीम्स तो कन्वर्जेंस के माध्यम से चल रही है, और कुछ स्कीम्स जैसे कर्मभूमि मातृभूमि है वो टोटली जन सहभागिता से चल रही है। तो इन अभियानों में जितने भी जल संरक्षण से संबंधित कार्य हुए या भूजल रिचार्ज से संबंधित कार्य हुए, उसका निश्चित रूप से जो प्रभाव देखने को मिला कि जो भूजल स्तर तेजी से गिर रहा था, तो उसकी गिरावट में थोड़ा सा चेक हुआ है, रुकी है। तो गिरते हुए भूजल स्तर को रोका जा रहा है, साथ ही साथ जो भूजल की गुणवत्ता खराब होती जा रही थी उस पर भी निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। एक आप बात करें कि वो अभियान तो चाल ही रहे, और जहाँ विनय जी बताया कि बहुत सारा अभियान चल रहा है, जबकि मिली जुली यहाँ सबको सहयोग है। तो जल शक्ति मंत्रालय की अगर बात करें तो आपने ये अभियान के अलावा और कौन सा अभियान का मायने चलाया जा रहा है? बिल्कुल ठीक है मनीषा जी, मैं इसमें थोड़ा डॉक्टर साहब को भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि सरकार का जो कि जल संचय जन भागीदारी जो एक मॉडल है, ये बेसिकली सरकार की मंशा है कि कोई भी स्कीम्स चले वो गवर्नमेंट लीड से कम्युनिटी लीड में ट्रांसफ़र हो, मतलब सरकार के द्वारा ना चल के वो जो है जनता की सहभागिता के द्वारा चले। तो उस मॉडल को हमेशा ज़्यादा सफलता मिली हुई है। और जैसा कि बताया कि जो कि एक अम्ब्रेला, उसके अंदर में बहुत सारे और भी स्टेट के भी हमारे चल रहे हैं, जैसे विकसित भारत जी राम जी का जितने भी जो चल रहे हैं वो भी इसी में चल रहा है। एक मैं इसमें जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख करना चाहूँगा कि JSJB जो जल संचय और जन भागीदारी का था, जो अभी हमारा नेशनल वाटर अवार्ड मिला है, उसमें राजस्थान को पूरे देश में 3रा स्थान मिला हुआ है वाटर कंजर्वेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के फील्ड में। तो ये एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस बात को परिलक्षित भी करता है कि इस स्कीम की राजस्थान में कितनी उपयोगिता है और किस तरीके से लोगों ने जन सहभागिता का इसमें किया है। और कई जिले जैसे कि भीलवाड़ा, बाड़मेर, जयपुर और अजमेर ये टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में रहे हुए जो अपने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को करने के लिए। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूँ कि इसके अलावा भारत सरकार की और कौन कौन सी स्कीम्स है इसमें चल रही, जैसा कि डॉक्टर साहब ने किया उस स्टेट की तो है ही है। इसके अलावा जैसे हमारा जो मेन अम्ब्रेला है जल शक्ति अभियान जो 2019 से चल रहा है, और इसके अलावा अभी एक जो हम लोगों ने एक रिसेंट इनिशिएटिव लिया हुआ है वो है मनरेगा, जो कि अब विकसित भारत जी राम जी में है। उसमें पूरे देश में हम लोगों ने करीब 124 भारत सरकार ने जो संकटग्रस्त जिले हैं, यानी कि जो बहुत ही क्रिटिकल हैं एज फार एज दी ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको चिन्हित किया है। और उन 124 जिले में पूरे भारत में करीब 29 जिले हमारे राजस्थान में ही हैं। तो 124 आपने राजस्थान में? हाँ, अपने राजस्थान में, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर जैसा डॉक्टर ने बताया कि परिस्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि करीब करीब 72% जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हैं। तो उस हिसाब से 29 जिले जो हमने इस विकसित भारत जी राम जी प्रोग्राम में लिए हुए हैं। और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें कि ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल जो ब्लॉक्स हैं हमारे, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर हैं पानी की उपलब्धता, भूजल की उपलब्धता के हिसाब से, उसके अंदर कुल कार्य जो भी कार्य उसके अंदर होंगे उसका 65% उसकी कुल कॉस्ट का जो कार्य होगा वो कार्य सारे के सारे जल संरक्षण से रिलेटेड कार्य ही होंगे जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। इसके बारे में भी दिशा निर्देश जो हैं और गाइडलाइंस हैं वो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर कर दी गई है। तो ये एक है। और इसी तरह से जो सेफ हैं उसमें करीब करीब जो कुल कॉस्ट का जो भी भारत सरकार से आता है उसका 30% जो हिस्सा है वो जल संरक्षण में जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि मतलब 65% जो काम होंगे
पूरी उसका जो लागत का वो जल संरक्षण से ही रिलेटेड काम होगा। तो ये उसके आपके मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी का एक इम्पोर्टेंस बताता है किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वो काम है। दूसरा, हम लोगों ने केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने इसके अलावा जैसे एक मास्टर प्लान पूरे राजस्थान स्टेट का आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए तैयार किया हुआ है, वो भी हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर किया हुआ है। और रिसेंटली हमने हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट रिचार्ज प्लान बना के और हर जिले के जिला कलेक्टर के साथ में उसको शेयर किया गया कि आपके इस जिला जो हमने एक प्लान बनाया केंद्रीय मतलब भारत सरकार ने, उसमें उस जिले में किस किस जगह में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फिजिबल हैं, वो सारी हमने डिटेल्स, उसका वाटर लेवल, वाटर क्वालिटी, ये सब जो करके हमने उनके जिला परिषद को जिला कलेक्टर के माध्यम से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स हमने बनाए हैं, उन्होंने जा के हर एक जो 29 जिलों में हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हमने बनाए हैं वो गए हैं, उनको सेंसिटाइज किया है, उनको टेक्निकली पूरा गाइडेंस दिया है। तो ये हमारा एक वो है। तीसरा जो है, हम लोगों ने एक नैकिम प्रोग्राम है, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। पूरे राजस्थान के जितने भी 33 जिलों में हैं वो हम लोगों ने पूरा नैकिम जो हमारा नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत में हमने पूरा देश के मतलब राजस्थान राज्य के भूजल के बारे में पूरा एक डिटेल्ड 3D एक्वीफर मैप्स बना के और एक्वीफर मैनेजमेंट प्लान बना के वो भी हमने शेयर किए हुए हैं। तो ये सब राजस्थान के हिसाब से उसके जल परिप्रेक्ष्य को और जल संरक्षण की दिशा के अंदर ये सारे हमारे कदम हैं। ये अभियान में जल संरक्षण के लिए जो भी काम आपा कर रहे हैं तो काम करने का तरीका हुआ है। कई बार आपा कुछ नई तकनीक भी मैं इस्तेमाल करा, कुछ नवाचार भी ले रहा हूँ, तो अभी कौन सा नवाचार इमा भी जोड़ा गया है, नवाचारों काम कर रहा? बहुत अच्छा, ये भी आपका प्रश्न है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड जो है इसके अंदर राजस्थान में एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिया है जिसमें हम लोगों ने हेलीबॉन के माध्यम से, ये हेलीबॉन जो हमारा है इसमें हम लोगों ने NGRI जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बीच में एक MOU हुआ है। उसके माध्यम से हमने राजस्थान में करीब 67,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो कि राजस्थान के मुख्यतः पश्चिम जिले में जैसे जोधपुर है, पाली है, आपका बाड़मेर है, जैसलमेर का कुछ पार्ट हो गया, सीकर, चूरू, गंगानगर, इन सभी पार्टों में हम लोग हेलीबॉन सर्वे के जरिए ज़मीन से करीब 300 से 500 मीटर नीचे तक की जो भी स्ट्रेटा की इंफॉर्मेशन है उसके जरिए हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है और हम लोग उनमें जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जो साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके स्टेट गवर्नमेंट को दिया है जिससे कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। और दूसरा जो इससे हमने और निकाला है मार साइट्स, यानी कि मैनेज्ड एक्वीफर रिचार्ज, कौन कौन से स्थान उन जिलों के अंदर, उन गाँवों के अंदर उपयुक्त हैं जहाँ पे कि हम रिचार्ज के माध्यम से कृत्रिम पुनर्भरण कर सके। तो ये हमने पूरी रिपोर्ट्स बना के करीब 47 हमारे ऐसे ब्लॉक्स हैं। अभी हमने एक रिसेंटली स्टेट लेवल की वर्कशॉप भी की थी जिसमें हम लोगों ने ये सारे जो डेटा हैं और हेलीबॉन्स की जो रिपोर्ट्स हैं हमने ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, भूजल विभाग और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में शेयर की गई हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेंट्रल एजेंसीज हमने निकाली है उसको काइंडली वो लोग यूज़ में लेवें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्थलों की पहचान जो हमने करके दी हुई है उसको यूज़ करके और भूजल कृत्रिम पुनर्भरण की वृद्धि करें। डॉक्टर विनय से भी आप विनय जी से जानना चाहूँगा कि आप राजस्थान में इसी कौन सी जल संचय के लिए आप जो भी संरचना आप कैस कहा जो विशेष कारगर साबित हो रही है, आप राजस्थान में क्या कर रहे हैं जिससे पानी को ग्राउंड वाटर है जो को वो रिचार्ज भी हो सके, ऊपर भी आ सके, स्तर भी को भी के लिए आप कहीं कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि जो वर्षा जल का अपना उद्देश्य है कि जो भी बरसात हो रही है, क्योंकि बरसात बहुत कम हो रही है, तो बरसात की एक एक बूंद का अपन को संचय करना है, संग्रहण करना है और अगर उसका अधिक सरप्लस वाटर है तो उसको भूजल भंडारों के अंदर अपन को रिचार्ज करना है। तो इसके लिए डिफरेंट तकनीकी रूप से जो उपयुक्त संरचना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि शहरी क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ये बहुत पॉपुलर है। तो हर घर की छत पे जितना भी पानी इकट्ठा होता है उसको अपन चैनलाइज करके और ज़मीन के अंदर जो तकनीकी रूप से जैसे रिचार्ज शाफ्ट है, रिचार्ज पिट बना के और ज़मीन में डाल दें तो निश्चित रूप से ये बड़ा प्रभावी होता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सब सरफेस बैरियर है, सब सरफेस डाइक्स हैं, चेक डैम्स हैं, एनिकट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बना के, साथ ही नवाचार के तहत देखें कि जहाँ भी बरसात हो रही है और स्वच्छ पानी इकट्ठा हो रहा है उसमें वहाँ हम छोटे छोटे रिचार्ज पिट और गेबिन स्ट्रक्चर्स हैं, आपकी फर्रो है, ट्रेंच है, विभिन्न तरह के तकनीकी माध्यम की जो संरचना है ना उनको बना के बहते हुए जो व्यर्थ बह रहा है वर्षा जल उसको अपन भूजल भंडारों में रिचार्ज कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि चौपाल है और ग्रामीण भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो भूजल वो करीब 85% हमारे कृषि कार्यों में
उपयोग में लिया जाता है। तो क्योंकि कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन हमें करना क्या है कि कुछ नवाचार और कुछ अभिनव पहल जो सरकार के माध्यम से काफ़ी प्रचारित प्रसारित किए जा रहे हैं और ग्राउंड पे सब्सिडी देकर उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो वो कैसे कि कम लागत की फसलें, इस पे अपन थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करें। साथ ही साथ हम जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं पानी को बहा के फ्लडिंग से, कहने को मतलब अपन खेती में भी अपन ऐसा तरीका इस्तेमाल करना है कि पानी आपा क्या बचा सका, और घर में भी अपनी आदतें ऐसी रखनी है कि बच्चा भी सीख सके कि आप छोटी छोटी चीज़ों से आदत से क्या आप पानी बचा सका। हाँ, तो जन भागीदारी भी हो जाएगी तरीकों, और सरकार प्रयास कर ही रही है। तो इस अपनी जो आंदोलन है जल संचय जन भागीदारी इन आप सफल बना सका। तो डॉक्टर राकेश जी और डॉक्टर विनय जी आप पधारे के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाजत, राम राम सा।